चक्रधरपुर डिवीजन के बड़ा बांबो में हावड़ा मुंबई मेल हुई बेपटरी, 2 की मौत, आधा दर्जन से अधिक घायल, हेल्पलाइन नंबर जारी, दर्जनों ट्रेन का मार्ग परिवर्तित। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन, अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा, शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित, भाजपा ने आज भी किया प्रदर्शन। सीईओ की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव से संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा, भारत निर्वाचन आयोग के प्रस्तावित दौरे को लेकर हुआ मंथन, जिलों को रिपोर्ट तैयार रखने का निर्देश। और मनोनीत राज्यपाल संतोष गंगवार का कल शपथ ग्रहण, राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित होगा कार्यक्रम, मनोनीत राज्यपाल आज पहुंचेंगे रांची। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। चक्रधरपुर डिवीजन के बड़ा बंबो राजखरसावा रेलवे स्टेशन के बीच पोटोबेड़ा गांव के समीप हावड़ा मुंबई मेल आज अहले सुबह बेपटरी हो गई। इस हादसे में 4 जनरल बोगी को छोड़ बाकी सभी बोगियां क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना में 2 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। मिली जानकारी के अनुसार टाटा नगर से खुलकर जैसे ही ट्रेन बड़ा बंबो से आगे निकली, अचानक तेज आवाज के साथ ट्रेन बेपटरी हो गई। घटना को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस मार्ग से गुजरने वाली कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इधर सरायकेला खरसावा जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों ने घटनास्थल पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में मदद की। उनका सबका 5 का ट्रीटमेंट चल रहा है और कम्युनिटी ट्रीटमेंट होगी, बाकी हॉस्पिटल रेलवे हॉस्पिटल में उनका ख्याल रखा जा रहा है। सारे जो है उनको एक्सग्रेसिया भी दे दिया गया है। रेस्क्यू का काम खत्म हो गया है? हाँ, रेस्क्यू का काम कंप्लीट हो गया, रेस्टोरेशन का काम अभी चालू है, सारी मशीन हमारी आ गई, काम चल रहा है। कब तक उम्मीद है सही है? जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इमीडिएटली ट्रैक को चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कैप्साइज वैगन है उसको हटा के इमीडिएटली चालू करेंगे। के लिए चाईबासा जिला से, जमशेदपुर जिला से भी पुलिस टुकड़ियाँ भेजी गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा सीटीसी मुसाबनी जैप 6 IRB2 से भी अतिरिक्त बल यहाँ भेजा गया और किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए सरायकेला, जमशेदपुर और चाईबासा तीनों जिला के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया। पता चला है कि अंदर और कोई भी ऐसा लोग फंसे हुए नहीं है, सब बाहर निकल गए थे और सभी को चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन भेज दिया है। कुछ लोग जमशेदपुर चले गए हैं, यहाँ भी कोई भी पैसेंजर यहाँ पर बाकी नहीं। जिनकी मौत जो भी हो, अब जो घटना हुआ है, जो भी यहाँ इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं, जो मरे हैं, उसको उचित मुआवजा मिले। हम लोग सरकार से ही डिमांड करेंगे, मांग करेंगे और हमारा DRM से यही मांग होगा कि इस तरह का और घटना नहीं घटे, इस पर ध्यान देना। ट्रेन डिरेल हो गई। उन्होंने बताया कि जब हम ड्राइवर से बात की है, उसने बताया कि आगे में एक ट्रेन गुड्स ट्रेन गिरी हुई है, जिसके कारण उस गुड्स ट्रेन से बचने के लिए ब्रेक मारा था। ब्रेक के कारण ये ट्रेन डिरेल हो गई है। बहुत बड़ी घटना है। हमको लगता है 100-150 आदमी इसमें जख्मी हुए हैं, बहुत कुछ हताहत भी हुए हैं। उसकी संख्या पूरी हम नहीं बता सकते हैं। रेल हादसे पर कई राजनेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख जताते हुए राहत और बचाव कार्य चलाने की हिदायत दी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी रेल दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बताया कि रेलवे की मेडिकल टीम द्वारा घायलों का उपचार किया गया है। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से बात कर जानकारी ली तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। विकसित भारत विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ रही है। आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं जर्नी टवर्ड्स विकसित भारत। ये बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट्स का नहीं है, ये बदलाव कॉन्फिडेंस का है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है।
और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। मैं जिस बिरादरी से आता हूं, उस बिरादरी की एक पहचान बन गई है कि चुनाव के पहले जो बातें करते हैं, चुनाव के बाद भुला देते हैं। लेकिन मैं उस बिरादरी में अपवाद हूं, और इसलिए मैं आपको याद कराता हूं कि मैंने कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा। और सदन के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। दोनों सदनों पर बजट पर चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट चर्चा पर जवाब देने की भी संभावना है। इधर झारखंड विधानसभा की तीसरे दिन की कार्यवाही सदन में शोर शराबे के कारण बाधित हुई है। बैठक शुरू होने के तकरीबन 20 मिनट तक मॉनसून सत्र की कार्यवाही चली। इस दौरान सदस्यों ने जनोपयोगी मुद्दों को उठाया। मंत्रियों की ओर से जवाब भी आए। बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण अव्यवस्था को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में कल पेश किए गए प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सभा की कार्यवाही 12:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। संताल परगना में कथित तौर पर डेमोग्राफी बदलाव और युवाओं के रोजगार जैसे विषयों पर आज भी विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत अन्य भाजपा विधायकों ने सरकार को सभी मोर्चे पर विफल करार किया। को भी ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा हद तो तब हो गया जब इन्होंने एससी का आरक्षण यहां समाप्त कर दिया। चौकीदार की बहाली निकली है पूरे झारखंड प्रदेश में, और एससी का रिजर्वेशन, पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन पूरी तरह से उन्होंने शून्य करके समाप्त कर दिया। बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ जो आदिवासियों की जल्द में जमीन छीनी जा रही है, अलग जिहाद का शिकार, जमीन जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। ये सरकार सत्ता में आने के बाद आज तक बेरोजगारी भत्ता सरकार दे नहीं पाई, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, पोषण सखी की बातों को की बातों का छटनी कर दिया सरकार ने। झारखंड के लोगों को जिस प्रकार से ये सरकार ठग रही है, उसी को लेके आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जवाब चाहते हैं कि जो आपने वादा किया था वो वादा आज आपका कहाँ गया। भाजपा के प्रदेश महासचिव सह राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। श्री साहू ने मुलाकात के संबंध में जानकारी देते हुए कुछ तस्वीरें साझा की हैं। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह अंतर्गत आने वाले रेल जंक्शन और हॉल्ट में यात्री सुविधाओं के विस्तार का आग्रह किया। साथ ही धनबाद, रांची, कोलकाता और मुंबई के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की। श्री चौधरी ने केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर से भी औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री से गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस राज्य स्तरीय बैठक में राज्य पुलिस नोडल अधिकारी एवी होमकर, सभी रेंज आईजी, सभी डीआईजी, सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग का झारखंड दौरा भी अगले 1 माह के अंदर संभावित है। आयोग के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर सभी राज्य स्तरीय अधिकारी, जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने जिला से संबंधित सभी निर्वाचन विषयों की सुव्यवस्थित तैयारी करते हुए रिपोर्ट तैयार कर लें। बैठक में सीईओ ने मतदाता सूची प्रकाशन, विधि व्यवस्था, वाहन प्रबंधन, अनुग्रह अनुदान जैसे विषयों को लेकर सुझाव और निर्देश दिए। इस अवसर पर राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने
पुलिस अधीक्षकों को विधानसभा चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था के लिए आवश्यक पुलिस बल की संख्या का आकलन करने, हेलीपैड की स्थिति समेत मतदान केंद्रों की अद्यतन सूची तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा में श्री राम जानकी तपोवन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत ओम प्रकाश शरण ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने निवारणपुर रांची के श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का प्रस्तावित प्रारूप भेंट किया। मौके पर मुख्यमंत्री को उन्होंने श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के निर्माण के लिए आगामी 9 अगस्त को आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस भवन में रांची महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। बैठक में अगस्त के मध्य तक सभी वार्डों और बूथों की कमेटी का नए सिरे से पुनर्गठन का निर्णय हुआ। इसके अलावा अगस्त महीने के अंत तक सभी बूथ समिति की बैठक आयोजित करने पर भी सहमति जताई गई। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम की भी समीक्षा हुई, साथ ही विधानसभा चुनाव पर भी मंथन हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संगठन मजबूती पर बल दिया। उन्होंने बताया कि जल्द ही राज्य के सभी प्रमंडलों में कांग्रेस की ओर से जनसंवाद यात्रा शुरू की जाएगी, जिसके तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे। गिरिडीह में वेतन बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत मनरेगा कर्मी का JBKSS ने समर्थन किया है। गिरिडीह झंडा मैदान में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे मनरेगा कर्मियों से पार्टी नेता जयराम महतो ने मुलाकात की। इस दौरान मनरेगा कर्मियों ने अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान श्री महतो ने कहा कि मनरेगा कर्मियों की सभी मांगें जायज हैं और इस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी मांगों को लगातार हम लोग पटल पर रखने का काम किए हैं और निश्चय इनका यहाँ आने के बाद इनके आवेदन को हमने प्राप्त कर लिया है। इनकी मांगों को भी हम लोग राज्य पटल तक राज्य स्तर पर रखेंगे और सरकार पर यह दबाव बनाने का हमारा प्रयास रहेगा कि इनकी मांगों का माना जाए और इनका जो समस्या है उनका निदान किया जाए। करते हैं क्या हम लोग को अस्थायी कर दिया जाए, अगर तुरंत अस्थायी नहीं होती तो हम लोग को उचित भुगतान किया जाए। पाराटी जगह 20-22 हज़ार हो गया तो हम लोग भी 20-22 हज़ार कम से कम होना चाहिए। लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कोडरमा में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इस क्रम में 7 महीने का गर्भपात कराते हुए कोडरमा के चेचाई स्थित वेदांता हॉस्पिटल के संचालक और सर्जन डॉक्टर मुन्ना कुमार साव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल में एक युवती का अबॉर्शन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर टीम का गठन किया गया और छापेमारी कर संचालक को धर दबोचा। वहीं उसके सहयोगी मौके से फरार हो गए। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जिले से भ्रूण हत्या जैसे कलंक को मिटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग संकल्पित है। अपने जो इन्फॉर्मर्स है उसको सेट कर चुके हैं, तो जहाँ से सूचना मिलती है तो वहाँ पे काम करते हैं। बिल्कुल वो तो अब गिरफ्तार होंगे और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी। राज्य के मनोनीत राज्यपाल संतोष गंगवार कल शपथ लेंगे। राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह कल 9:45 बजे आयोजित होगा। इस दौरान वे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मनोनीत राज्यपाल आज रांची पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजभवन में राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान श्री सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्यपाल CP राधाकृष्णन का मार्गदर्शन राज्य के लोगों को सदैव मिलता रहेगा। गौरतलब है कि CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे आज महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए। इधर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने नई दिल्ली में राज्य के मनोनीत राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। गिरिडीह में पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 मोबाइल फोन, 12 सिम, 3 आधार कार्ड और ATM सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं।
जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये शातिर ठग लोगों को फर्जी लिंक भेजकर मातृत्व लाभ की राशि दिलाने और अन्य चीजों का लालच देकर ठगी किया करते थे। गिरफ्तार 5 में से 4 अपराधी गिरिडीह के हैं, जबकि एक अपराधी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज से 3 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है और 2 तारीख से फिर जो बारिश है थोड़ी सी कमी आते हुए कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। चेतावनी की बात करें तो अभी आने वाले जो आगामी 3 दिन है उसमें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी है, क्योंकि किसान भाई जो खेत में जा रहे हैं थोड़े से गरज या बौछार जैसी जब स्थिति बन रही गरज है तो थोड़ा सतर्कता से आप लोग अपना काम लें और जो सेफ शेल्टर है वहाँ पे आप शरण ले सकते हैं, सुरक्षित स्थान पे आप शरण ले सकते हैं। और भारी बारिश की बात करें तो भारी बारिश की जो चेतावनी है वो 30-31 में अगर बात करें तो दक्षिणी भाग जो झारखंड का है और साथ में उससे जो सटा हुआ जो आपको इधर का जो पश्चिमी भाग है और मध्य भाग है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि कुछ स्थानों पे आपको भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और बात करें 1 तारीख तो 1 तारीख में जो आपका उत्तर पश्चिमी भाग है झारखंड का जो पलामू संभाग है उससे सटा हुआ जो उत्तरी का जो मध्य भाग है हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा ये और साथ में रामगढ़, रांची, लोहरदगा, बोकारो के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे भारी बारिश की संभावना बनती है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। टेबल टेनिस स्पर्धा में मनिका बत्रा ने इतिहास रचते हुए अंतिम 16 खिलाड़ियों में जगह बना ली है। अंतिम 32 राउंड में फ्रांस की प्रीतिका पावड़ को सीधे सेटों में हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्रीतिका की रैंक मनिका से ऊपर थी। विश्व रैंकिंग में प्रीतिका 12वें तो मनिका 18वें नंबर पर थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने शुरू से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा। मनिका ने यह मुकाबला 11-9, 11-6, 11-9, 11-7 से अपने नाम कर लिया। अपनी इस जीत के साथ मनिका ओलंपिक में राउंड 16 के दौर में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। मनिका के शानदार प्रदर्शन से पदक की उम्मीदें अब काफी बढ़ गई हैं। निशानेबाजी में भी एक और पदक की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मिश्रित स्पर्धा में पदकवीर मनु भाकर और सरबजीत सिंह निशानेबाजी में कांस्य के लिए चुनौती पेश करेंगे। का मुकाबला खेलेगी। अगर भारत इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफल रहता है तो मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता था। भारत और श्रीलंका के बीच आज T20 श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर टीम इंडिया सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इंडिया मेजबान टीम का सुपड़ा साफ करने के इरादे से उतरेगी। भारत ने अभी तक सीरीज में बेहतर प्रदर्शन किया है। नए कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार के नेतृत्व में भारतीय टीम से तीसरा मुकाबले में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। यह मुकाबला श्रीलंका के पल्लिकेले स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार भारत डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए डिजिटल क्रांति में सबसे आगे चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इसमें बताया गया है कि भारत वैश्विक रियल टाइम भुगतान में 48.5% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां विशेष वित्तीय समावेशन, राजकोषीय हस्तांतरण और सीमा पार व्यापार में नए अवसरों के लिए दरवाजे खोल रही हैं। साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों के से सामने आने वाली साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जैसी चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट में नवाचारों के लिए अनुकूल वातावरण का समर्थन करते हुए इससे जुड़ी नीतिगत चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा MSME को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है और रोजगार सृजन भी हो रहा है।
एमएसएमई सेक्टर मजबूत प्रदर्शन करते हुए रोजगार का एक अहम जरिया बना हुआ है, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। एमएसएमई के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से अलग अलग योजनाओं का क्रियान्वयन तो हो ही रहा है, साथ ही रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि 24 जुलाई 2024 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर करीब 20.51 करोड़ रोजगार रिपोर्ट किए गए हैं। एमएसएमई से साल दर साल रोजगार में हुआ इजाफा। जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक ये 2,72,96,365 रहा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ये 3,49,54,322 था। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में ये 4,60,27,803 दर्ज किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में ये आंकड़ा 9,74,04,549 रहा। इसके साथ ही सरकार एमएसएमई क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए अलग अलग योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही है, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुख्य हैं। वहीं दूसरी ओर देश में 1.4 लाख से ज्यादा स्टार्टअप ने मिलकर अब तक 15.5 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके सृजित किए हैं। वहीं सरकार की ओर से अगले 2 वर्ष में करीब 1.5 लाख नए एंटरप्राइजेस सेटअप करने की योजना बनाई गई है। इससे करीब 13 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही बेरोजगारी दर की बात करें तो पिछले कई सालों में इसमें भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2017 और 18 में ये करीब 6% थी, जो कि वर्ष 2022 और 23 में गिरकर 3.2% पर आ गई। ऐसे में रोजगार के बढ़ते अवसरों से जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा गुमला दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने गुमला परिसदन में राजनीतिक और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। पाकुड़ उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर योजनाओं को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। देवघर बाबा धाम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि कल दूसरी सोमवारी पर 2,71,140 कांवरियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। पूर्वी सिंहभूम में यातायात एवं सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस दौरान लंबित मुआवजा भुगतान मामलों समेत अन्य विषयों की समीक्षा हुई और संबंधित अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने तथा सड़क सुरक्षा के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से अमल में लाने के निर्देश दिए गए। गढ़वा उपायुक्त की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम के तहत अबुआ बीर अबुआ दिसुम अभियान को लेकर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। रांची के सुखदेव नगर स्थित आनंद नगर खादगढ़ा में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 170 बच्चों का मुफ्त चेकअप किया गया। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने शिविर आयोजन की सराहना की। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त की अध्यक्षता में नारकोटिक समन्वय समिति की बैठक हुई। इस दौरान एनडीपीसी एक्ट के तहत दर्ज मामलों, नशीले पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण और तस्करी रोकने पर मंथन हुआ। गुमला उपायुक्त क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जारी प्रखंड के अति सुदूरवर्ती क्षेत्र डूमर पानी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्हें बताया कि पीएम जनमन योजना के तहत डूमर टोली में डूमर पानी कोरवा टोली सड़क निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ होगा। आज के हेल्थ सेगमेंट में देखते हैं दमा के लक्षणों की पहचान और उसके बचाव के तरीकों के बारे में। दमा फेफड़ों की बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। दमा होने पर किसी विशेष संवेदी तत्व के संपर्क में आने से व्यक्ति की श्वास नलियों में सूजन आ जाती है, जिस कारण से श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है। श्वसन नली की सिकुड़न की वजह से रोगी को सांस लेने में परेशानी, सांस लेते समय आवाज, सीने में जकड़न और खांसी जैसे लक्षण हो सकते हैं। अस्थमा है वो एक क्रोनिक इलनेस होती है
जो मुख्य तौर पे जो लक्षण होता है इसका सांस फूलना होता है। सांस फूलने के साथ साथ छाती से सीटियाँ बजती हैं, वीजिंग जिसको बोलते हैं, ये साउंड आती है। खांसी हो सकती है और ख़ास बात ये है इसकी कि जब मौसम चेंज होता है तो ये कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। मौसम चेंज होने पे स्पेशली ये लक्षण बढ़ जाते हैं। यूजुअली ये यंग एज में होता है, बच्चों को ज़्यादा होता है, अडल्ट्स में भी हो सकता है पर बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरा, एक बार जब ये हो जाता है तो हमें समझना चाहिए कि ये क्रोनिक इलनेस है। हर व्यक्ति के लिए ट्रिगर अलग हो सकते हैं, यानी उसे किसी अलग तत्व के कारण दमे का दौरा पड़ सकता है। इसमें कई तत्व शामिल हैं। प्रदूषण, कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, सर्दी, फ्लू, धूम्रपान, मौसम में बदलाव के कारण, कुछ ऐसे एलर्जी करने वाले भोजन, कुछ दवाएं, शराब का सेवन, कई बार भावनात्मक तनाव भी दौरे का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त व्यायाम से भी दमे का दौरा पड़ने की संभावना हो सकती है। इस बीमारी का जो डायग्नोसिस होता है वो बड़ा आसान होता है। हमारे पास मशीन होती है जिसको हम स्पायरोमीट्री कहते हैं या लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसमें हम आदमी जब फूंक एक मारते हैं तो उसमें जो हमारी सांस की नलियां हैं उनका कैलिबर पता चल जाता है, उसकी सिकुड़न हो जाती है। दमे को जड़ से खत्म करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित कर लंबे समय तक व्यक्ति को आराम दिया जा सकता है। साथ ही व्यक्ति के लिए जरूरी होता है कि वो ट्रिगर से बचे। जो इलाज होता है वो इनहेलर्स के जरिए होता है। उसमें दो तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक तो होता है कंट्रोलर मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं कि जो कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और दूसरा होता है रिलीवर मेडिकेशन जो कि सांस की सिकुड़ी नलियों को खोलते हैं। दोनों ही इनहेलर्स के जरिए दिए जाते हैं। तो अस्थमा का जो पेशेंट है, मरीज है, उसका अगर समय से एप्रोप्रिएट प्रॉपर इलाज करे तो वो सब कुछ कर सकता है जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। दमे के उपचार के लिए दवाएं और इनहेलर्स काफी कारगर हैं। इसलिए आवश्यक है कि दमा रोगी अपना सही इलाज करवाए, जिससे इसके लक्षणों को नियंत्रित रखा जा सके और दमा रोगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रधरपुर डिवीजन के बड़ा बांबू में हावड़ा मुंबई मेल हुई बेपटरी, 2 की मौत, आधा दर्जन से अधिक घायल, हेल्पलाइन नंबर जारी, दर्जनों ट्रेन का मार्ग परिवर्तित। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन, अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा, शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित, भाजपा ने आज भी किया प्रदर्शन। सीईओ की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव से संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा, भारत निर्वाचन आयोग के प्रस्तावित दौरे को लेकर हुआ मंथन, जिलों को रिपोर्ट तैयार रखने का निर्देश। और मनोनीत राज्यपाल संतोष गंगवार का कल शपथ ग्रहण, राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित होगा कार्यक्रम, मनोनीत राज्यपाल आज पहुंचेंगे रांची।